सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से 5 चरणों में अनलॉकिंग आज से शुरू हुई है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर किस तरह से आपको ट्रैफिक नजर आ रहा है, गाड़ियों की जो तादाद है वो बढ़ चुकी है। मुंबई लेवल 3 में है, पाबंदियों से कुछ राहत मिली है, लेकिन गाड़ियों की तादाद सड़कों पर हर जगह किस तरह से बढ़ी हुई नजर आई, इसके बारे में आगे आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं पुणे से आई आज की बड़ी खबर के साथ। पुणे में बड़ा हादसा हुआ, सैनिटाइजर फैक्ट्री में आग लग गई। दोपहर बाद यहां पर तेज लपटें दिखाई दी और हर तरफ धुआं फैला हुआ नजर आया। इस आग की वजह से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। करीब 20 लोगों को बचाने में कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पैकिंग के समय में स्पार्क की वजह से ये आग लगी। 5 चरणों वाले अनलॉकिंग की शुरुआत जब मुंबई में हुई तो आम लोगों को यातायात में काफी दिक्कत हुई। सड़कों पर जिस तरह से आप देख रहे हैं गाड़ियों की लंबी कतार दिखी तो बस स्टॉप पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। अनलॉक के पहले ही दिन मुंबई में कुछ इस तरह का नजारा देखने मिला। लोकल से सफर करने के लिए आम आदमी को अनुमति नहीं है, जिसके वजह से शहर में आने वाले गाड़ियों की तादाद में बढ़ोतरी दिखी। बस स्टॉप पर बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के लंबी कतारें लगी हुई थी। सब्बीर और रजिया रिसाला वाला अपने दवाइयों के लिए मोहम्मद अली रोड जाना चाहते हैं, लेकिन सायन बस स्टॉप पर 1.5 घंटे से कोई बस ही उन्हें नहीं मिल पा रही है। सब्बीर की तबीयत पिछले कुछ दिनों से सही भी नहीं है, पैरों पर टाके लगे हुए हैं और परेशानी भी बढ़ गई है। बस के अंदर बहुत तकलीफ हो रहा है। देखो कितना टाइम हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया, अभी तक बस का कोई ठिकाना नहीं है। बस ही नहीं आ रहा है। 4 बजे में बंद हो जाएगा। अभी आए कैसे जाए करे, 4 काम लेके निकले हैं, अभी एक काम भी नहीं हो सकता हमारा। अभी क्या करे बोलो, और पैसा रहे, सब तबीयत खराब है। इसी कतार में महादेव कदम भी खड़े हुए हैं। 3 महीने बाद आज पहली बार ये काम पर जा रहे हैं। सुबह 8 बजे मुंबई से सटे दिवा से निकले हैं, दोपहर 12 बजे तक सायन ही पहुंच पाए हैं। जाना इन्हें CST है। मेरा जॉब है इलेक्ट्रिशियन का, लाइट का मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ इसके लिए मेरे को बुलाया है, लेकिन जाके क्या काम करेगा वो लोग, क्या हमको देगा? अभी तक पगार नहीं, कुछ नहीं, हम लोग ऐसा ही है। कितने महीने बाद आज ऑफिस जा रहे हैं यहाँ पे? तो वो बीच में मतलब मार्च में 2-3 महीना हुआ। 2-3 महीने बाद? हाँ। और उसमें पहले दिन ही लेट, पहले ही दिन लेट। शाम को एक बार फिर इसी तरह लोगों को इंतजार कर अपने घर की ओर लौटना पड़ रहा है और अगले आदेश आने तक हर रोज लोगों को इसी तरह से सफर करना होगा। सरकारी आदेश के अनुसार 5 बजे से पहले सड़कें खाली हो जानी चाहिए, लेकिन 5 बजे हालात कुछ इस तरह के रहे। लेवल 3 में आने वाले जिलों में दुकानों और दफ्तरों को 4 बजे तक ही खुले रहने का आदेश है। 4 बजे तक इसलिए ताकि लोग 5 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं और सड़कें खाली हो जाएं। लेकिन 5 बजे हालात कुछ इस तरह से हैं। जहां पर भी आप ये बस स्टॉप्स देखेंगे वहां पर लोगों की भीड़ है और ये भीड़ तब तक ऐसी ही बनी रहेगी जब तक सरकार की ओर से इनके लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया जाता। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। तो मुंबई शहर को लेवल 3 में रखा गया है। यहाँ रेस्टोरेंट्स और होटल के अंदर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। हालांकि जो क्षमता है वो 50% रखी गई है। होटल वाले इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन समय की पाबंदी से नाराज हैं। मुंबई के होटलों और रेस्टोरेंट में फिर से रौनक लौटने लगी है। 2 महीने बाद यहाँ आए लोगों का कहना है कि होटल में बैठकर खाने का मजा ही कुछ और है। घर पे बैठ के भी बोर हो गए थे, तो अभी रेस्टोरेंट भी खुल गया, हम लोग के लिए भी अच्छा है। अभी खाने पीने के लिए भी सहूलियत हो गई। अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। पहले तो अभी पार्सल सर्विस मंगा के लेते हैं, अगर अभी खुला है तो बैठ के रिलैक्स होता है। एक माहौल होता है, एक एम्बियंस होता है जो होटल में ही मिल पाता है, बाहर से लेके हमने को नहीं मिल पाता है। होटल रेस्टोरेंट खुल तो गए हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी है। सैनिटाइजर से हाथ हम सैनिटाइज करने के बाद टेम्परेचर वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संक्रमण का पहला जो लक्षण वही पता चलता है। तो यहाँ पे ये 97.34 हो चुका है, मतलब ये भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और हमारे साथ हैं यहाँ पर ध्रुव गांधी, जो इस ग्रेट पंजाब रेस्टोरेंट के
ओनर हैं? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए हम लोग बुक मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, बुक भी आपने मेंटेन किया है? हाँ जी, बुक है। अच्छा, जो भी कस्टमर आ रहे हैं आप उनका एसेंस ले रहे हैं? सो दैट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उनका होए बराबर से। बहुत बढ़िया जी। हाँ, इसमें यहाँ पर हम जो मास्क नहीं लेके आता व्यक्ति, तो हम लोग उन्हें मास्क भी देते हैं बिफोर एंटरिंग। देखिए आप डिस्टेंस, हमने काफ़ी हद तक डिस्टेंस छोड़ा हुआ है। एंड अच्छा, यहाँ पहले यहाँ भी बीच में भी टेबल हुआ करते थे, वो निकाल दिए हैं। मेन्यू इज ऑल्सो कॉन्टैक्टलेस। अच्छा, हाँ, एंड उसके पीछे हमारे पेमेंट इज ऑल्सो कॉन्टैक्टलेस। यानी आप ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं कि लोग जो है कि डिजिटल पेमेंट ही करें। एंड अगर बाई चांस हमें कोई करेंसी भी देता है, नोट भी देता है, तो हमारे एक यूवी मशीन लगी हुई है, उसमें हम नोट डालते हैं, उसके बाद हम कैशियर को देते हैं। 5 स्तरीय अनलॉक प्रक्रिया के तहत मुंबई को लेवल 3 में रखा गया है, इसलिए अभी सिर्फ सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होटल में बैठकर खाने की अनुमति है। होटल कारोबारियों की संस्था आहार का कहना है कि समय की पाबंदी नुकसानदेह है। हम लोग अभी तक टेक अवे और होम डिलीवरी के मॉडल में थे, उसमें हम मिनिमम स्टाफ में हम काम कर रहे थे। अभी जैसे ही डाइनिंग फैसिलिटी चालू होगा तो आपको 100% कैपेसिटी में आपको स्टाफ को रखना पड़ेगा। हमको एक्चुअली हमारा माइग्रेंट स्टाफ्स को भी बुलाना पड़ेगा। तो जैसे वो लोग आ जाएंगे तो हमारा कॉस्ट सब बढ़ जाएगा, और रेंटल्स भी जो होगा, जब आप डाइनिंग चालू करोगे तो रेंटल्स भी हाई रहेंगे। तो ये सब चीज़ में ये वायबल हो ही नहीं सकता है। मुंबई में 15,000 से ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट हैं और 2500 के करीब पब और बार, जहां रात में ही महफिल जमती है, लेकिन शाम 4 बजे तक ही अनुमति होने से उनका कारोबार तो होने से रहा। आहार के मुताबिक पिछले 2 महीने में होटल कारोबार में 4,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब और नुकसान बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दिल्ली में भी सही मायने में आज से अनलॉकिंग की शुरुआत हो चुकी है। 7 हफ्तों के बाद सभी दफ्तर और बाजार खुल चुके हैं। शरद शर्मा की दिल्ली से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली मेट्रो सोमवार से फिर चल पड़ी, हालांकि आधी क्षमता के साथ। फिर भी दफ्तर जाने वालों को बहुत राहत मिली। यह तो अच्छी बात है कि आज जैसे कि मार्केट भी खुला और मेट्रो भी खुल गई, तो अच्छी बात है, जाने में सुविधा मिल रही है। अभी तक कैसे जा रहे थे आप? अभी मैं साथियों के साथ कुली के साथ जा रहा था। अच्छा, वैसे मैं मेट्रो से ही जाता हूँ। मैं बेसिकली गुड़गांव ट्रैवल करता हूँ डेली, तो मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए घर वर्क एंड होम ही चल रहा था मेरा। तो अगर मेट्रो बंद है डेली तो ट्रैवल नहीं हो सकता गुड़गांव से दिल्ली, ये चीज़ ठीक। तो अब जैसे गुड़गांव ओपन मेट्रो स्टार्ट हुई तो ऑफिशियली कन्वीनियंस हो गई हमारे लिए। पिछली बार जो मेट्रो खुली थी वो बहुत देर में खुली थी, यानी कि मार्च के अंदर जब मेट्रो बंद की गई थी, मार्च 2020 में, तो खोलने में जो है कई महीने लग गए। सितंबर 2020 में जाकर मेट्रो खुली थी। भले ही अनलॉक उससे पहले पूरे देश के अंदर या दिल्ली के अंदर हो गया था, लेकिन मेट्रो बहुत देर में खुली। लेकिन इस बार मेट्रो जो है एक तो देरी से ही बंद की थी और जल्दी, यानी कि जैसे ही लगभग अनलॉक खुल रहा है, अनलॉक हो रहा है, ठीक उसी के साथ में मेट्रो खोल दी है। दिल्ली का मशहूर बाजारों का बाजार चांदनी चौक भी 48 दिन बाद खुला। चहल पहल बढ़ी, लेकिन ग्राहक अभी बाजार तक नहीं पहुंचे। दिल्ली में सभी बाजारों में दुकानों को बारी बारी से खोलने की इजाजत है ऑड इवन के तहत, इसलिए दुकानों पर नंबर डाले गए और तारीख पर ऑड नंबर की दुकान खुली। राहत महसूस कर रहे हैं अब 48 दिन बाद दुकान खुल गई? हाँ जी, मार्केट में आए तो राहत सी तो है बहुत ज़्यादा। हाँ, दिल को खुशी है, आए हैं, धीरे 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 ही सब कुछ होगा। राहत तो है, लेकिन बाजार का हाल आप देख ही रहे हैं कि लोग डरे पड़े हैं कितना। डर अभी भी कोविड का पूरा है, हमारे लोगों को भी है, कस्टमर को भी है। हमें भी कुछ राहत मिलेगी। अच्छा, तनख्वाह मिलेगी, घर चलेंगे। अच्छा, 4 दिन से तो घर ही बैठे थे खाली। ठीक है, अभी तो खैर ग्राहक नहीं आना शुरू हुआ। हाँ, ये तो है, अभी तो नहीं आएगा ग्राहक। हाँ। 10-15 दिन लग जाएंगे सेटिंग होने में। चांदनी चौक की तरह ही दक्षिण दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भी दुकानों पर ऑड इवन के लिए मार्किंग की गई। दुकानें तो खुली, हालांकि व्यापारी अभी ज्यादा आशान्वित नहीं दिख रहे। ऑड एंड इवन ना करके अगर रेगुलर बेसिस पे खोली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर, जो अथॉरिटीज़ की मर्जी है, जो उनको ठीक लगा वो उन्होंने किया है। बाकी ठीक है, टाइम लगेगा, इट विल टेक। लास्ट ईयर भी 2 महीने लग गए थे जो है रूटीन आते आते। इस साल भी उतना ही टाइम लगेगा। इस साल थोड़ा सा खौफ ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा और टाइम लगे, तो बाकी 1.5-2 महीना लग जाएगा रिकवरी में। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी सोमवार से बाजार खुले, हालांकि देह से दूरी बनाना एक चुनौती बनता दिखा। OD1 का कोई चक्कर ही नहीं होना चाहिए, या तो पूरा बंद कर दो। अब ये थोड़ी कि जगह में कोरोना नहीं आएगा।
कस्टमर आधा हो चुका है, जिससे सोशल डिस्टेंस बनी हुई है। कस्टमर ही उतना है, लिमिटेड कस्टमर है बाजार के अंदर। हालात सुधरते रहे तो आगे और रियायत तय हैं, लेकिन इसके लिए काफी हद तक लोगों का संयम भी जिम्मेदार होगा। गुरुग्राम से सोनाक्षी चक्रवर्ती और दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी के साथ शरद शर्मा, NDTV इंडिया। कोरोना महामारी का प्रकोप सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य ने झेला है। यहाँ 1 लाख पार मौतें हो चुकी हैं। 29% जो भारत की मौतें हैं वो महाराष्ट्र में ही हुई हैं। स्टेट टास्क फोर्स का कहना है कि राज्य ने ईमानदारी से मौत के आंकड़े सामने रखे हैं, इसलिए आंकड़े ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में कम सुविधा की वजह से मौतें ज्यादा हुई। यूएस, ब्राजील, फ्रांस, रूस, यूके, इटली और भारत, इन 7 देशों ने लाख से ज्यादा मौतें देखी हैं। महाराष्ट्र कोरोना की वजह से 1 लाख पार मौतें दर्ज करने वाला भारत का अकेला राज्य है। पिछले साल 9 मार्च को राज्य में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। तब से लेकर अब तक 453 दिनों में राज्य में 1,130 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी हर दिन औसतन लगभग 220 लोगों ने दम तोड़ा है। देश की कुल 3,49,186 कोविड मौतों में 29% मौतें सिर्फ महाराष्ट्र में हुई हैं। 1 अप्रैल से 6 जून तक राज्य ने 45,232 मौतें देखी हैं, यानी महाराष्ट्र ने 45% मौतें बीते 67 दिनों में ही देखी हैं। राज्य में संक्रमण का आंकड़ा 58 लाख पार हो चुका है। महाराष्ट्र स्टेट टास्क फोर्स का कहना है कि राज्य ने मौत के आंकड़े पेश करने में ईमानदारी दिखाई है, इसलिए संख्या ज्यादा नजर आ रही है। इतनी जो एक साउंड प्रोसेस है कि हर डेथ को कैप्चर किया जाए, हर पेशेंट को कैप्चर किया जाए, ये शायद ही किसी और राज्य में हो। तो मेरे ख्याल से ये जो रिपोर्टिंग है, ये ऑनेस्ट रिपोर्टिंग की वजह से जो है हम लोग देख रहे हैं कि केसेस जरा है जो ज्यादा दिख रही है। एक तो कारण ये है, स्वाभाविक है। दूसरा कारण ये है कि जो सेकेंड वेव आई थी वो बहुत जोर से आई और हमारे केसेस बहुत बढ़ गए। इसलिए जो लास्ट 3 या 4-5 महीने हैं, शायद उसमें परसेंटेज जो है डेथ की वो ज्यादा दिख रही है। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र का मानना है कि ऑक्सीजन की किल्लत और ग्रामीण इलाकों में कम सुविधाओं के कारण मौतें ज्यादा हुई। ग्रामीण इलाकों में ये मौतें ज़्यादा हो रही थी और उसकी 2 मेन वजह है कि ग्रामीण इलाकों में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो भी कम है और लोगों में हेल्थ अवेयरनेस भी कम है। दूसरे लहर में ऑक्सीजन की बहुत ही कमी पड़ गई। महाराष्ट्र में दिन में 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तैयार किया जाता है, लेकिन दिन की ज़रूरत अप्रैल महीने में कम से कम 2400 से 3000 मीट्रिक टन प्रतिदिन रहती थी और वो इतनी कमी ऑक्सीजन होने के वजह से कई लोगों की मौत हो गई। इसलिए अप्रैल महीने में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मौतें हो गई, जो देश में करीब 44% मौतें महाराष्ट्र से थी। मुंबई शहर में अब तक कुल 15,038 मौतें कोविड से हुई हैं। बीते 67 दिनों में 3,334 लोगों की जान गई, यानी शहर की कुल मौतों का 22%। बीती लहर में पीक के दौरान मुंबई ने रोजाना 100 पार भी मौतें देखी, लेकिन दूसरी लहर में शहर का कभी भी एक दिन में 100 पार से सामना नहीं हुआ। मुंबई खुल रही है, मामले कम हो रहे हैं, पर शहर तीसरी लहर की तैयारी में जुटा है। तीसरी लहर की जो महानगर पालिका की सूचना आ चुकी है, उस हिसाब से तैयारियां बीकेसी में तो ऑलरेडी 2350 बेड ऑलरेडी चल रहे हैं। पीडियाट्रिक कोविड वार्ड की भी प्रिपरेशन चल रही है हमारे पास। बीकेसी में पीडियाट्रिक में 100 बेड हम वार्ड ऐड कर रहे हैं और उसकी तैयारियां पूरे 15-20 दिन में हो जाएगी। हर ड्यूटी में एक पीडियाट्रिशियन और उनके अंडर 2 ट्रेंड सीनियर आरएमओ रखने वाले और ट्रेंड सीनियर पीडियाट्रिक, जिस वार्ड में जो ट्रेंड सिस्टर है वो हर ड्यूटी में 2-2 रखने वाले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन दूसरी महामारी ब्लैक फंगस की रफ्तार तेज है। राज्य में अब तक म्यूकोरमाइकोसिस के 6,339 मामले हैं और 503 मौतें इस बीमारी से हो चुकी हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश राज्य के जिन जिलों में 600 से कम कोरोना के मरीज हैं, वहां से कर्फ्यू हटा लिया गया है। इन जिलों में वाराणसी भी शामिल है, जहां से कर्फ्यू हटाया गया है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों को जिलाधिकारी द्वारा भेजा गया जो आदेश है वो परेशान कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर सभी दुकानदार टीका लगवा लें, नहीं तो वो दुकान नहीं खोल पाएंगे।
बनारस के सिगरा इलाके में मोनू ने कई दिन बाद अपनी चाय की दुकान खोली है। ग्राहक भी जुट रहे हैं। हमारी दुकान लगभग 40 दिन बाद खुल रही है और 40 दिनों में बड़ी मुसीबत थी। 12 लोग का मेरा परिवार है, बहुत मुश्किल से चल पाया है। चूँकि अब डीएम साहब के आदेश पे दुकान खुलने लगी है तो थोड़ा अंदर उत्साह है कि अब रोजी रोटी मेरी चलने लगेगी। मोनू टीका लगवा चुके हैं, पर बनारस के बहुत से दुकानदारों ने अभी टीका नहीं लिया है। ऐसे दुकानदारों के लिए जिलाधिकारी ने एक नया नियम लागू किया है। 18 से लेकर 45 वर्ष के आयु वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको 15 दिन का समय हम दे रहे हैं, ताकि वो अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के 15 दिन में अपना वैक्सीनेशन करवा लें। 15 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि वास्तव में जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया हो, जिसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल है, उन पे काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं, वे वैक्सीनेट हो चुके हों तभी हम लोग उनके प्रतिष्ठान खुलवाएंगे। अन्यथा जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होते हैं तब तक उनको सलाह दी जाएगी कि वो बंद ही रखें। अब इस नियम के बाद कई दुकानदार फिर से चिंतित हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, ये लगना चाहिए, पर इस तरह का जो हार्ड एंड फास्ट रूल है ये ठीक नहीं है। और इन्होंने जो 5 दिन का समय दिया है, 5 दिन के अंदर कभी ये पूरा नहीं हो सकता है। ये इसका पर्याप्त समय मिलना चाहिए। जो इन्होंने 30 जून का समय लिया है वो भी कम है, उससे भी ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। और न ही इतने कम दिनों के अंदर ये पूरे बनारस में वैक्सीन लगा पाएंगे। व्यापारी याद दिला रहे हैं कि इस दौरान जिसको कोरोना हो चुका है वह तो 3 महीने बाद टीका ले पाएगा। किसी को कोविड हुआ है, अब कोविड के बाद उसमें 3 महीने तक आप नहीं लगा सकते। इसके ऊपर उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं बोली, तो वो क्या दुकान पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए उनको नियम बनाने चाहिए और व्यापार मंडलों को विश्वास में लेना चाहिए। कारोबारियों का एक संकट ये भी है कि उनके बहुत सारे कर्मचारी गांव गए हैं, जो जब लौटेंगे तभी उनको टीका लग पाएगा, इसलिए वो नियम में कुछ ढिलाई चाहते हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी लड़ाई अभी लंबी है। लिहाजा जिला प्रशासन की जो मुहिम है वैक्सीनेशन का, इसे व्यापार मंडल के लोगों ने स्वागत तो किया है, लेकिन इसकी समय सीमा और इनके कर्मचारियों को लेकर के जो एक बाध्यता बनाई गई है उस पर इन्हें ऐतराज है, और उनका ये ऐतराज कुछ हद तक जायज भी नजर आता है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना मरीजों की मदद करती सिलीगुड़ी की ई रिक्शा ड्राइवर की कहानी आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। अगली रिपोर्ट अलीगढ़ से, जहां एक गांव में मस्जिद के सामने से डीजे बजाकर बारात गुजरने के बाद झगड़े की वजह से तनाव का माहौल है। झगड़े के बाद गांव के कुछ लोगों ने अपने मकान के बाहर इश्तिहार लगा दिया है कि मकान बिकाऊ है। इस पूरे झगड़े को और तनाव को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश हो रही है। नूरपुर गांव में एक दलित के घर बारात आई। बारात डीजे बजाती हुई एक मस्जिद के सामने से संकरी गली से गुजर रही थी। कुछ नमाजियों ने मस्जिद के सामने तेज आवाज में डीजे बजाने से मना किया। कहते हैं कि बड़े बूढ़े उनकी बात मान गए, लेकिन कुछ युवक आ गए। उन्होंने कहा कि हम म्यूजिक बंद नहीं करेंगे, ये कौन होते हैं बंद कराने वाले। इसी बात पे दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। उस दिन ये बारात आई थी, हमारा नमाज का टाइम हो गया, जमात खड़ी होगी नमाज के लिए, तो उन्होंने कुछ लोगों ने निकल के बड़े बूढ़ों ने कही कि ये जरा बंद कर लो या फिर थोड़ा आगे बढ़ा लो, जो हमारी जमात में कोई ना पड़े। बड़े बूढ़े है, कोई जवान बच्चा भी नहीं था, तो उन्होंने कही यहीं पे बजेगा, ये यहीं होएगा, यही सब कुछ मतलब यहीं करेंगे हम। नूरपुर गांव अलीगढ़ से करीब 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ करीब 80% मुस्लिम आबादी है, जबकि 20% अनुसूचित जाति की। कहते हैं कि 21 मई को भी एक दलित की बारात मस्जिद के सामने से गुजरी थी। नमाजियों के कहने पे मस्जिद के सामने डीजे बंद कर दिया गया था और कोई विवाद नहीं हुआ। इस बार झगड़ा हो गया। इसके बाद गांव के दलितों ने अपने घरों की दीवारों पे मकान बिकाऊ होने का इश्तेहार लगा दिया। बारात ना चढ़ने
मारपीट करें, परेशान करें, और हमने फिर प्लान बनाओ जी कि हम नहीं आते तो गाँव छोड़ के चले तो बढ़िया। हाँ। अच्छा, कितने लोग आपकी जो बरादरी है, क्या सभी यहाँ से जो पलायन करने के लिए तैयार सब प्लान करने के लिए तैयार है। इस मामले में राजनीति करने राजनीतिक दलों और संगठनों के लोग वहां पहुंचने लगे। ऐसे ही एक गुट को प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया, जहां उन्होंने नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। अगर जो कोई बदतमीजी कोई बहन बेटी को छेड़ेगा, जैसे मेवात में काम करा ऐसे ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जिंदा बिल्कुल भी किसी प्रकार से भी, और हर तरीके से तन मन धन और गन से भी साथ रहेंगे आप लोगों के। बारात में हुए झगड़े में 11 लोगों पे एफआईआर हुई थी, जिसमें 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एआईएमआईएम के एक युवा नेता पे भी भड़काऊ बयानबाजी में एफआईआर हुई है। गांव में एक प्लाटून पीएससी लगा दी गई है। आज भी डीएम और एसएसपी ने मौके पे जाकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस मामले में जो पहले से एफआईआर हुई थी उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, उनको जेल भेज दिया गया है। आज मैंने भी गांव का भ्रमण किया, सब लोगों से बात किया, तो प्रशासन की और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। अब किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे है नहीं। मैंने एसडीएम साहब को निर्देशित किया है कि यहाँ पर बात करके एक पीस कमेटी बना दी जाए दोनों पक्षों के लोगों के साथ, उसमें हिंदू भी हो मुसलमान भी हो। अलीगढ़ का झगड़ा बहुत मामूली सी बात का है, और इतनी मामूली सी बात पे झगड़ा होना नहीं चाहिए जिसको इतने बड़े पैमाने पे राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अगर किसी के घर में कोई बीमार है, अगर वहाँ कुछ बच्चे इम्तिहान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वहाँ कोई पूजा कर रहा है या कोई नमाज पढ़ रहा है, तो हमारी ये सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि हम वहाँ पे शोर ना करें। और ये बहुत छोटी सी बात है, समाज इसी तरह चलता है। अगर ये बात मान ली गई होती तो बात इतनी तूल नहीं पकड़ती। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस के इस संकट में जब एम्बुलेंस ड्राइवर कोरोना मरीजों से बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो ऐसे वक्त में सिलीगुड़ी की एक ई रिक्शा ड्राइवर मुनमुन सरकार मरीजों की मदद के लिए आगे आई है। नॉर्थ बंगाल की पहली महिला ई रिक्शा ड्राइवर मुनमुन सरकार ने अपने ई रिक्शा को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। मुनमुन कोरोना मरीजों को उनके घर से अस्पताल पहुंचाती हैं, वो भी बिना कोई किराया लिए। ये सेवा वो बीते साल से कर रही हैं और अब तक करीब 5000 लोगों की मदद कर चुकी हैं। ठीक है। और मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से सिटी सेंटर शो में दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।